दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सियासत अगर सिर्फ और सिर्फ तत्काल को देखने लगे, किसी भी देश के भीतर में उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस गद्दी पर हो जिसे पाने के लिए वह उस देश के इतिहास को भूल जाए, वह वहां के सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाए, वह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भूल जाए, तो किसी भी देश के साथ क्या कुछ हो सकता है। मौजूदा वक्त में भारत शायद उस दिशा में बढ़ चुका है। एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ बंगाल है। विभाजन की मोटी लकीर इन्हीं दो राज्यों से होकर गुजरी थी। मजहब के आधार पर इस देश को बांटा गया था और संयोग ऐसा है कि आज जब देश के गृह मंत्री बंगाल में थे तो बार बार हर इंटरव्यू में, हर भाषण में, हर वक्तव्य में वह सोनार बंगला का जिक्र कर रहे थे। और शायद उन्हें इस बात का एहसास ना होगा कि सोनार बंगला दरअसल यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने तब लिखा था जब मजहब के आधार पर बंगाल को दो हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया था। 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखा था और उसके बाद बंगाल के एकीकरण को लेकर जो सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला वह भी शायद मिसाल है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली की राजनीतिक सत्ता एक तरफ किसानों के नजरिए से पंजाब को लेकर कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गद्दी पाने के लिए बंगाल में जिस मजहबी लकीर को खींच रही है और उसमें भी वह सोनार बंगला का जिक्र करने से नहीं कतरा रही है, तो इसके मतलब और मायने साफ हैं। दरअसल मौजूदा देश की स्थिति सिर्फ और सिर्फ इतनी तात्कालिक हो गई है कि वह उस राजनीति को अपने हाथों में उठा लेना चाहती है जहां पे बाकी सारी चीजें धराशायी हो जाए। आमार सोनार बंगला, इसकी जो पहली 10 लाइनें हैं, आज की स्थिति में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत में यह समाहित है। और पता नहीं देश के गृहमंत्री को इसकी जानकारी है या नहीं, क्योंकि जब उन्होंने गीत लिखा था, मेरा सोने जैसा बंगाल मैं तुमसे प्यार करता हूं, सदैव तुम्हारा आकाश तुम्हारी वायु मेरे प्राणों में बांसुरी सी बजाती है, ओ मां वसंत में आम्र कुंज से आती सुगंध मुझे खुशी से पागल करती है, वाह क्या आनंद, अरे मां आषाढ़ में पूरी तरह से फूले थान के खेत, मैंने मधुर मुस्कान को फैलते देखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कविता बंगाली में लिखी थी, बांग्ला भाषा में। आमार सोनार बांग्ला तामी तोमाय भालेबासी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बातास, आमार प्राणे बाजाय बासी, ओ माँ फागुने तोर आमार बोने, घाने पागल कोरे मोरी हुए हुए रे, ओ माँ शोगाने तोरे भोरा खेले, अभी की देखछी मधुरहासी। पता नहीं देश की राजनीतिक सत्ता का खोखलापन और सतीपन ऐसे हो जाएगा जहां वो ऐसे प्रदेश में राजनीतिक प्रयोग करने निकली है जिस जगह की पूरी सियासत खून से सनी हुई है और इसका एक अपना इतिहास रहा है और मौजूदा वक्त की पीढ़ी इसे जानती है, मौजूदा वक्त की राजनीति इसे जानती है। चाहे वह कांग्रेस के दौर का जिक्र कर लीजिए जिस वक्त सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली से भेजे गए थे 1971-72 में पश्चिम बंगाल की कमान संभालने के लिए। उस वक्त वहां पर नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हो चला था। नरसंहार उन्होंने जिस तरीके से वहां पर किया, ये आरोप सिद्धार्थ शंकर रे पे लगते हैं, इंदिरा गांधी पर लगते हैं। ये जिक्र हम 70 के दशक का कर रहे हैं और उसके बाद जब 77 में वामपंथियों की सत्ता आई तो उसके बाद माना गया था कि अब चीजें अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन हमें लगता है कि उस वक्त जब 1997 में उस समय वामपंथियों की सरकार में ज्योति बसु मुख्यमंत्री अगर थे तो बुद्धदेव भट्टाचार्य उस वक्त वहां के गृह मंत्री थे और 97 जुलाई के महीने में उन्होंने विधानसभा में एक डॉक्यूमेंट रखा और बताया कि 1977 से लेकर 1996 तक 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए हैं। हिंसा वहां की राजनीतिक जमीन पर क्यों आकर खड़ी हो गई? और उसके बाद जब स्थितियां बिगड़ी तो उसके बाद याद कीजिए सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ और इस पूरे दौर में वहां के राज्यपालों ने क्या क्या कहा। अगर उस दौर में आप चले जाइएगा तो उस वक्त के राज्यपाल जो थे गोपाल कृष्ण गांधी, उनके दौर में नंदीग्राम हुआ था। सैकड़ों मजदूर किसानों की हत्याएं हुई थी। उस वक्त गोपाल कृष्ण गांधी ने बकायदा लोकतंत्र की परकच्छे उड़ने का जिक्र किया था। इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से बंगाल में
कानून व्यवस्था, लोकतंत्र को निगल चुकी है। और उसके बाद याद कीजिए, जब लालगढ़ में हिंसा होती है, 2 महिलाएं समेत 8 लोग मारे जाते हैं, 18 घायल हो जाते हैं। नंदीग्राम के हिंसा के बाद लालगढ़, और उस समय वहां पर M.K. नारायणन राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वह भी लोकतंत्र के परकच्छे उड़ाने वाला था। जिन शब्दों का इस्तेमाल राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी करते हैं, उन्हीं शब्दों को नए तरीके से M.K. नारायणन ये कहते हैं, नो डेमोक्रेसी कैन अलाउ सच वायलेंस, नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन टॉलरेट सच वांटन discredit for human being and no state can accept such mindless discard। और इसी लाइनों को अगर आप हिंदी में तब्दील कर दीजिएगा तो मौजूदा वक्त में जो वहां के राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, वह भी जगदीश धनखड़ भी कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी को लेकर शब्दों को अपने तरीके से कहते हैं। बदला क्या? सत्ताएं बदल गई। कांग्रेस से वामपंथ, वामपंथ से निकलकर ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के बाद अब जो हिंसा की एक लकीर चली है, वह हिंसा की लकीर सांप्रदायिक और मजहबी आधार पे तो नहीं है। नारे लगने लगे हैं वहां पर, राजनीतिक सत्ता के टकराव में वामपंथी ममता के साथ खड़े हो नहीं सकते हैं। तो ममता बनर्जी का कैडर कहता है कि आगे राम पीछे वाम, आप क्या करेंगे? लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल तो उस हिंसा का है जिसमें आज देश के गृह मंत्री अपनी रैली में नाम बता रहे थे, गिना रहे थे किन किन की हत्या इस दौर में कर दी गई। हालांकि उन्होंने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं का नाम लिया। उस फहरिस्त में टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं, उस फहरिस्त में एसयूसीआई के कार्यकर्ता भी हैं। बहुत सारे नामों को उन्होंने नहीं लिया। लेकिन फिर लौटिए उस हिंसक परिस्थिति में, तो याद कीजिए 21 जुलाई 93, उस वक्त भी तो वेब लेफ्ट की सरकार थी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। उस समय कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी जुड़ी हुई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी एक रैली, विरोध प्रदर्शन, लेफ्ट के खिलाफ अगुवाई कर रही थी। उस वक्त गोली चलाने का निर्देश दे दिया गया, 13 कार्यकर्ता मारे गए, युवा कांग्रेस के मारे गए, और उसे शहीदी दिवस के तौर पर आज भी ममता बनर्जी मनाती है, जबकि वह कांग्रेस से निकलकर तृणमूल कांग्रेस बना चुकी है। और कांग्रेस को आज की तारीख में तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा बेहतर वामपंथी लगते हैं। इस राजनीतिक बिसात पर जनता कहां पर खड़ी है, बंगाल के लोग कहां पर खड़े हैं, और वो बंगाल के लोग जिनको लेकर सोनार बंगला का गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हम सोनार बंगला बनाना चाहते हैं। जिन लकीरों को उस वक्त अंग्रेजों ने मजहब के आधार पर खींचा गया, मौजूदा वक्त में सांप्रदायिक आधार पर वो क्या बीजेपी नहीं खींच रही है? और बीजेपी की सियासत का मूल मंत्र तो यही है कि उसका अपना कैडर हमेशा से सिर्फ भीड़ का हिस्सा होता है। जो चेहरे निकल कर आते हैं उसमें मुकुल राय भी निकल कर आए, उसमें दिलीप घोष भी निकल कर आए, उसमें शुभेंदु अधिकारी भी निकल कर आए। एक लंबी फहरिस्त है, इस फहरिस्त को आप बढ़ाते चले जाइए। लेकिन हिंसा की यह परिस्थिति क्यों डेवलप होती चली गई, और धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में हिंसा एक रेड कारपेट की तरह नजर क्यों आती है? वह खूनी लाल जमीन को देख पाने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक सत्ता उसी का विरोध करते हुए आती और फिर उससे कहीं ज्यादा वह उग्र और हिंसक क्यों हो जाती है? लेकिन पहला संकट तो यह है कि अब दिल्ली से देश के गृह मंत्री भी जाते हैं उन्हीं जगहों पर, और जब उन्होंने जिन फहरिस्त का नाम पढ़ना शुरू किया उन फहरिस्त को भी मिला दीजिए और सारी स्थितियों को मिला दीजिए। हम कुछ नाम पढ़ते हैं बीते 6 महीने में, इसी दौर के 6 महीनों में, यानी लॉकडाउन की परिस्थितियों के बीच के 18 जून पवना जना वेस्ट मदनापुर में बीजेपी का कार्यकर्ता मारा गया। 3 जुलाई अश्वनी मन्ना साउथ 24 परगना में टीएमसी का कार्यकर्ता मारा गया। 4 जुलाई को सुधांशु नंदन जना जो कि 24 परगना के एसयूसीआई के वह मारे गए। 5 जुलाई को कृष्णा देवनाथ जो कि नाडिया जिले से आते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो मारे गए। 16 जुलाई को बापी घोष नाडिया से आते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, वो मारे गए। 6 अगस्त को इजराइल खान जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो मारे गए। 15 अगस्त आजादी के दिन सुदर्शन प्रमाणिक हुगली से आते हैं, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 40 साल के, उनकी हत्या हो जाती है। रॉबिन पाल बर्दवान से आते हैं, यह भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 6 सितंबर को इनकी हत्या हो जाती है। 17 सितंबर को टीएमसी के कार्यकर्ता कूच बिहार में गणेश सरकार, उनकी हत्या हो जाती है। 17 सितंबर को टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिमी मिदनापुर से शेख नसीम, उनकी हत्या हो जाती है। 19 सितंबर को दीपक मॉन्डल
बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी हत्या हो जाती है। ये फिरिस्त लंबी है। जुलाई के महीने में नॉर्थ दिजनापुर में हेमताबाद के एमएलए जो कि सीपीएम छोड़कर बीजेपी में आए थे, घर के सामने पेड़ से लटके हुए मारे जाते हैं। इसी तरीके से पूर्णचंद्रा दास और गणेश राय, एक साउथ 24 परगना के, एक हुगली के, यह भी मिलते हैं पेड़ से लटके हुए। हत्याओं का एक लंबा सिलसिला है। लेकिन इस फेरिस्त में एक झटके में आपको दोबारा केरल भी याद करना चाहिए। जिस वक्त केरल में चुनाव हो रहे थे, हिंसा की पूरी परिस्थितियां उस समय वामपंथी और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या किस रूप में हुई थी, वो पूरी फेरिस्त दिल्ली के पत्रकारों के बीच घूमती थी। तो हिंसा भारत की राजनीति का सत्ता पाने का क्या मूल मंत्र हो चला है? जी नहीं। भारत की राजनीति में बंगाल के राजनीतिक प्रयोग और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों को आज समझने की जरूरत है। जिस समय सिद्धार्थ शंकर रे नक्सलबाड़ी को दबा रहे थे, नरसंहार के आरोप जो उन पर लगे थे, उसके बाद माना यही गया था कि जब वामपंथी आएंगे तो स्थितियों पर नकेल कसेंगे। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने उस दौर में जितने भी जमींदार थे उनकी जमीन ली और भूमिहीनों को वो जमीन बांटनी शुरू की। भूमिहीन जो थे एक झटके में वामपंथियों के कैडर हो गए। लेकिन एक लंबी परिस्थिति, आप जमीन कब तक बांटते और कैडर कब तक आपके साथ रहता अगर उसको सुविधा नहीं मिल रही है, अगर उसको पैसा नहीं मिल रहा है? तो ऐसे में कैडर के हाथों में वो राजनीतिक ठप्पा आ गया जो कानून की तरह काम करता था। यानी राजनीतिक ठप्पा, यानी कैडर के ठप्पे के बगैर गांव और पंचायत स्तर में भी कोई काम नहीं होगा। और यह कैडर धीरे धीरे सिस्टम का ना सिर्फ हिस्सा बन गया, बल्कि सिस्टम में पुलिस और जो भी नौकरशाही थी उस पर भी वो काबिज हो गया और अपने हिसाब से पूरा सिस्टम चलते रहा। 1977 से लेकर 2011 तक, आखिरी दौर में जिन्हें याद है उन्हें याद है, सिंगूर भी याद है, नंदीग्राम भी याद है, लालगढ़ भी याद है। लेकिन उससे पहले 1993 का गोलीकांड याद नहीं होगा। उससे पहले की परिस्थितियों में कैडर के हाथ में जब पावर आ रहा था वो याद नहीं होगा। और किस तरीके से वहां पर कैडर का मतलब रोजगार हो गया, सुविधाएं हो गई, पावर पाना हो गया और एक लिहाज से सत्ता अपने हिसाब से अपने इलाके में हांकना शुरू कर दिया गया। शायद इसीलिए जब पिछले दिनों पंचायत के चुनाव हुए तो 6000 सीटें पंचायत की ऐसी थी 58,000 में से, जहां पर टीएमसी के काउंटर में कोई उम्मीदवार नामांकन भी नहीं कर सका। लेकिन इसकी क्या गारंटी है? यह बात का जिक्र हम जब करते हैं तो सिद्धार्थ शंकर रे से ज्योति बसु और उसके बाद बुद्धदेव से होते हुए ममता तक आ जाते हैं। तो आने वाले वक्त में उसी ममता के साथ ही तो दिलीप घोष थे, उन्हीं के साथ तो मुकुल राय थे, उन्हीं के साथ तो शुभेंदु अधिकारी थे। और एक लंबी फहरिस्त है जो सारे लोग शामिल होते चले गए। इसमें आप शीलभद्रा दद्दा का नाम ले लीजिए, बनाश्री मैतई का नाम ले लीजिए, दीपाली विश्वास का नाम ले लीजिए। लगभग 40 टीएमसी फंक्शनरी हैं जो अलग अलग जगहों पर प्रभावी हैं। पश्चिम बंगाल में वह शिफ्ट हो रहे हैं। क्या विचार का शिफ्ट है, विचारधारा का शिफ्ट है? जी नहीं। वह कैडर जो वामपंथियों के साथ था उसने भी झंडा बदल लिया, रंग बदल दिया। यहां तक कि जो कार्ल मार्क्स की तस्वीर और मूर्ति जो लगी हुई है जो मिदनापुर के इलाके में, उस इलाके में भी उसका रंग लाल से नीला कर दिया गया। उसकी जो नीचे की दीवार है वो पूरी नीली कर दी गई। लाल झंडे के बदले टीएमसी का झंडा आ गया। नारे बदल गए। नारे जो कल तक क्रांतिकारी नारे लगते थे वो मां माटी मानुष में समा गए और वो मां माटी मानुष आज की तारीख में जय श्री राम में समा रहा है। अंतर क्या है? परिस्थितियां क्या बदलेंगी? अगर यह परिस्थिति नहीं बदलेगी और इस परिस्थितियों के बीच में एक तरफ किसानों के जरिए बंगाल से खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों के जरिए पंजाब में जो खिलवाड़ हो रहा है, और जिस तरीके से मजहबी लकीर और धर्म की लकीर और सांप्रदायिकता की लकीर, स्थिति ममता बनर्जी के दौर की भी अच्छी नहीं है, इससे कतई इनकार नहीं है। लेकिन यह कौन सी सियासत है? यह कैसा टकराव है? यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें पहली बार केंद्र की राजनीतिक सत्ता ने भी खुद को झोंक दिया है? तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की यात्रा, उनका प्रवचन, उनका प्रवक्ता के तौर पर जाना और इन सब के बीच आरएसएस कैडर का वहां भीतर भीतर घूमते रहना, यह सारी परिस्थितियां बतलाती है कि आखिर यह एक ऐसा प्रयोग है जो इस देश के भीतर में जो एक लकीर है, एक मोटी लकीर जिसने इस देश को बांधा हुआ है, उसमें बंगाल शायद सांप्रदायिक राजनीति या बीजेपी के हिंदुत्व के राजनीतिक प्रयोग का एक ऐसा गढ़ है जिसे ढा दिया जाए तो शायद आने वाले वक्त में
बीजेपी और मौजूदा वक्त की केंद्र सत्ता जो सोचती है वही संविधान होगा, वही कानून होगा। हम इस बात का जिक्र खास तौर से इसलिए करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां पर गंगा जमुनी तहजीब है, वहां पर बीजेपी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। बिहार की स्थिति भी कमोवेश थी। आप कहेंगे बार बार मुसलमानों का जिक्र क्यों किया जाए, आप क्यों नहीं जिक्र करते हैं कि नागरिक तो हिंदू भी थे, दूसरी जाति के भी थे। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि संविधान भी हमारा माइनॉरिटीज को लेकर कुछ कहता है। हमारे देश के भीतर में कास्ट लेवल पे जो शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनको भी कुछ विशेष अधिकार देता है। या तो फिर संविधान को ना मानिए जब आप इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, या फिर सियासत को ही आप संविधान में कन्वर्ट कर दीजिए और इस बात का जिक्र कीजिए कि जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है उसमें अगर आप एक भी शब्द संविधान में जो शब्द दर्ज हैं उससे हटकर दिखा दीजिएगा ना, तो फिर बात होगी। संविधान में व्यक्तियों को दिए गए हक, अधिकार, न्यूनतम जीने की जरूरतें, सभी चीजों का जिक्र है। लेकिन मैनिफेस्टो बनाते समय हम इस देश में संविधान लागू नहीं करते हैं, बल्कि बोलते हैं मैनिफेस्टो लागू कर देंगे। हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसकी आज संवेदनशीलता को समझिए। इसलिए इसकी संवेदनशीलता को समझने की जरूरत है क्योंकि इस दौर में हमने इस देश के भीतर में जो एक केंद्र राज्य के बीच संबंधों को बरकरार रखने के लिए जो फेडरल सिस्टम था, वह भी चकनाचूर कैसे हो रहा है, वो खुले तौर पर खेला जा रहा है। बंगाल से 3 आईएएस अधिकारियों को दिल्ली भेज दिया जाए, उनको बाकायदा लेटर चला गया कि आप भोलेनाथ पांडे जी, आप वहां पर 2011 बैच के हैं, आईएएस हैं, आपको हम लोग नियुक्त कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। त्रिपाठी जी, प्रवीण त्रिपाठी जो 2004 बैच के हैं, आप भी दिल्ली आ जाइए, आपकी हम नियुक्ति कर रहे हैं सशस्त्र सीमा बल में। मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी 1996 बैच के हैं, आपकी भी हम नियुक्ति कर रहे हैं आईटीबीपी में, आईजी बना रहे हैं आपको, आप आ जाइए। किसी भी आईएएस को किसी भी राज्य से बुलाने के लिए उस राज्य से मशवरा करना पड़ता है, नहीं किया गया। यानी जैसी मन इच्छा होगी वैसी होगी, क्योंकि ये तीनों अधिकारी नियुक्त थे उस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट की उस रैली की सुरक्षा के लिए जिस रैली पर हमला हो गया। यानी हमारा पूरा भरोसा आप पर जागृत तो दूर की बात है, कोई भरोसा ही नहीं है आप पर। हम उन अधिकारियों को वापस बुलाएंगे, उनको अपने लिहाज से दंड देंगे, स्टेट कहता है हम इनको नहीं देंगे। इसका मतलब है कि अब जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर कार्यपालिका या विधायिका, सारी चीजों का समावेश इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पूरा फेडरल सिस्टम राजनीति के हाथों में खिलवाड़ बन गया है। खुला खेल तो पंजाब और किसानों के जरिए हम लोग देख पा रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट का मसला है, लेकिन सेंटर जब कानून बना देता है तो स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन स्टेट अपनी विधानसभा में उसके भी खिलाफ पारित चीजें कर देता है, राष्ट्रपति के दरवाजे पर आता है। जैसा कैप्टन पंजाब से निकल कर आए, राष्ट्रपति ने मिलने से इनकार कर दिया, तो वो कहां बैठ गए, एक राज्य का मुखिया जंतर मंतर पर जाकर बैठ गया। फेडरल सिस्टम चकनाचूर है, सीबीआई को इजाजत नहीं देंगे, 6 स्टेट कह चुके हैं, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। सेंटर भी अपने तौर पर कह रहा है हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, जो जीएसटी का पैसा है, जो सेस का पैसा है, जो भी टैक्स का पैसा है। ये स्थितियां बतलाती है कि इस देश की सियासत ने इस देश के हर उस सिस्टम को अपने हाथों में लेकर उछालना शुरू कर दिया है, जिसमें जब हम लकीर खींचते हैं हत्याओं की, पॉलिटिकल मर्डर्स की, तो वो मैटर नहीं करती है और शब्द जुबां पर रहते हैं सोनार बांग्ला। कमाल के शब्द हैं ये। और जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है फिर एक बार उन परिस्थितियों में चले चाहिए जहां पे आप इतिहास को झांकना और समझना चाहते हैं। क्योंकि जब जमीनों को ग्रामीणों के हाथों में और जो भूमिहीन थे उन्हें देना शुरू किया तो हर इलाके में कार्डर के ठप्पे के बगैर कोई काम होता नहीं था, और इस प्रोसेस के बाद एक अवैध वसूली चल गई। इसको कहते हैं बंगाल में कट मनी। आपको घर बनवाना है, कट मनी दीजिए, पूजा करवानी है, पूजा का चंदा दीजिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के लिए मनी दीजिए, आपको दुकान खोलना है, कट मनी दीजिए, पैसा दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में बंगाल के भीतर का जो पढ़ा लिखा तबका था वह तो बाहर निकल गया, लेकिन जिसे नौकरी नहीं थी और बंगाल में रहना मजबूरी था, उसने राजनीतिक झंडा इसलिए उठा लिया क्योंकि वही रोजगार हो गया। यह एक ऐसी परिस्थिति है किसी भी देश के भीतर में, खासतौर से उस सूबे की जिस सूबे ने इस देश की आजादी के साथ की परिस्थितियों को देखा हो। क्योंकि बंगाल
जहन में आते ही 1947 आजादी का दिन भी आपको याद आना चाहिए, जब महात्मा गांधी कोलकाता में ही बैठे थे और उस वक्त के गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी उनके पास पहुंचे थे यह कहने के लिए कि क्या इमारत में रोशनी कर दें, देश आजाद हो गया। और उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था, लगता नहीं है कि इस वक्त यहां पे उजियारा करना चाहिए, क्योंकि देश की जो स्थिति है वो शायद पावर ट्रांसफर है, ये कोई आजादी का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। इसको हम कैसे ला पाएंगे, इस देश के पूरे सिस्टम को हम कैसे बदल पाएंगे, यह वो बंगाल में बैठकर सोच रहे थे। जो भी दंगे हो रहे थे उनको वो अकेला शख्स संभाल भी रहा था। पंजाब के भीतर में जो हिंसा हो रही थी उसमें पुलिस फेल हो गई थी, तो यहां पर इस देश के गृह मंत्री ने कहा था, बापू आप अकेले जाकर संभाल सकते हैं, हमारी पूरी फौज उस हिंसा को नहीं संभाल पाती है। उसके मतलब यह था कि वो नैतिक ताकत नेता में होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में वो नैतिक ताकत ही डाइल्यूट हो गई है सत्ता पाने के लिए। और सत्ता पाने के लिए जो लकीर खींचनी है खींच दीजिए। आज कई बार नारे सुनाई दिए गए जय श्री राम के, कई बार रैलियों में इस बात का सोनार बंगला का भी जिक्र हो गया। कमाल की स्थिति है। 1906 में लिखा गया गीत जो बंगाल के विभाजन को एक साथ जोड़ने के लिए था, मौजूदा वक्त में सियासत उसी बंगाल को बांटने के लिए सोनार बंगला का ही जिक्र कर रही है, और कहीं कोई शर्म नहीं है। जिस बंगाल के भीतर में किसान के घर में बैठकर इस देश के गृहमंत्री भोजन करते हैं, उस बंगाल की स्थिति किसानों को लेकर भारत के तमाम राज्यों में नीचे से दूसरे नंबर पर आती है। वो चाहे किसानों की कमाई का जिक्र हो, चाहे उनके विकास का जिक्र हो, चाहे फसलों पर मिलती वाली कीमत का जिक्र हो, किसी को कोई संभालेगा कौन। और अगर सियासत ही सारी चीजें हो गई है तो फिर यह यकीन जानिए कि बांटना शायद इस देश की सियासत का मूल मंत्र है। वो उस रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत अपने अनुकूल परिस्थिति हर हाल में बनानी है और उससे डिगना नहीं है। और इन परिस्थितियों में जब ये चीजें होती चली जा रही हैं इस देश के भीतर में, तो जो वामपंथी सोच थी और कांग्रेस की अपनी सोच थी, अगर उस पीरियड में चले जाइएगा तो उस समय तक सांप्रदायिकता की लकीर बंगाल के भीतर नहीं खींची गई थी। लेकिन जब आप बंगाल को अगर समझना चाहते हैं तो इस बात से समझिए, क्योंकि जिस राजनीतिक प्रयोग का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस आखिरी गढ़ का इस देश के भीतर का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल वो जगह है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों की रिहाइश है। 27% से ज्यादा मुसलमान की रिहाइश है वहां पर। अगर आप आजादी के वक्त चले जाइएगा, कितनी बड़ी तादाद में उस समय बंगाल के मुसलमान भी छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान में। 1941 में लगभग 55 लाख जनसंख्या बंगाल की थी, लेकिन जब वो बटा और दूसरी तरफ जो पूर्वी पाकिस्तान बना तो उसमें 55 लाख से झटके में 51 के सेंसस में वह 51 लाख पर आ गया, यानी लगभग 4 लाख मुस्लिम वहां से पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे। पंजाब को भी बांटा गया था, वहां पर भी दोनों जगहों की उन दौर की मानसिकता और हिंसक परिस्थितियों के बीच की बेचैनी को समझा जा सकता है। और उस बेचैनी को किसी तरीके से बांधने के लिए सोनार बंगला का जिक्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसीलिए 1906 में किया था। और अगर आप बंगाल के भीतर झांकिएगा, पश्चिम बंगाल के भीतर में मुर्शिदाबाद 62% मुसलमान है, मालदा 51% मुसलमान है, उत्तर दिजनापुर 50% मुसलमान है, बीरभूम में 37% मुसलमान है, साउथ 24 परगना में लगभग 36% मुसलमान है, कूच विहार में लगभग 26% है, बर्धमान में 20% है, और हावड़ा और कोलकाता जिसका हम जिक्र करते हैं, हावड़ा में 26% है, तो कोलकाता में भी 21% मुसलमान है। एक इस परिस्थिति के भीतर में हम जिन स्थितियों का जिक्र कर रहे हैं उसमें सत्ता पाने की होड़ ममता भी घुसी, सत्ता पाने के लिए वामपंथियों के भी प्रयोग हुए, लेकिन उनके सामने भी आने वाले वक्त की दृष्टि नहीं थी। तो आज की तारीख में लेफ्ट कहां पर है, उसकी सोच कहां पर है। कांग्रेस के कॉरपोरेट को बीजेपी ने अपना लिया, लेफ्ट के मजदूर किसान को कांग्रेस ने अपना लिया। ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक प्रयोग और अपने राजनीतिक ताकत का एहसास बीजेपी को करा रही है, और बीजेपी दिल्ली में बैठकर अपनी सियासी और अपनी तिकड़मों को लेकर अपनी ताकत का एहसास ममता बनर्जी को कराने निकल पड़ी है। और इन सब के बीच इस देश की स्थिति क्या है, सबने आंखें मूंद ली है। आखिरी बात बताएं, इस देश के भीतर में पहली बार
ना सिर्फ राजनीतिक सुधार की जरूरत है बल्कि सही मायने में उस आर्थिक सुधार की भी जरूरत है जिस दिशा से हर किसी ने आंखें इसलिए मूंद ली हैं क्योंकि वह सिर्फ तत्काल को जीना चाहता है। और तत्काल में जीने का मतलब उसको तत्काल की सुविधा चाहिए, तत्काल की गद्दी चाहिए। हर कोई ये मानकर चल रहा है मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो ही ना कुछ कर पाएंगे, प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो ही ना कुछ कर पाएंगे। यानी इस देश में हम ही कर पाएंगे जब तक हम गद्दी पर हैं, और गद्दी पर नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस देश में 99% लोगों को तो सत्ता की सुविधा भी नहीं है, वो क्या कर पाएंगे। शायद इसीलिए इस देश को एक कूड़ेदान में फेंकने की परिस्थिति में राजनीतिक सत्ताएं आ गई हैं और अपने लिहाज से चीजों को जीती है। शायद इसीलिए जो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक वोट डालना समझते हैं, वह भी समझ ले इस लोकतंत्र को भी इसी क्राइसिस में हड़प लिया गया है और हर किसी ने आंखें मूंद ली हुई हैं। और शायद इसीलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हो सकता है लोकतंत्र को हड़पने का एक नया नज़ारा सामने आ जाए। इसीलिए राज्यपालों की भाषाओं पे ना जाएं, उनके कथन पे ना जाएं, मुख्यमंत्रियों के ऐलान पे ना जाएं, इस देश की राजनीतिक सत्ता के बड़बोलेपन पे ना जाएं, उनके सोनार बंगला पे ना जाएं। सोनार बंगला का अर्थ इस देश में समाहित कर दें, जिसकी लाइन बड़ी शानदार है, जिसमें वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं की शोभा की छाया गो, की स्नोहो की माया गो, की अचोत बिछाइयो छो, बोतले मूले नोदर कूले कूले। क्या शोभा, क्या छाया, क्या स्नेह, क्या माया, क्या आंचल बिछाया है बरगद तले, नदी किनारे किनारे। माँ तोर मुखेर बानी, आमार काने लागे सुधार मोतो, मोरी होए होए मोरी माँ तोर बोदनो खानी मोलिन होते। ये बात जिक्र रविन्द्रनाथ टैगोर की है। माँ तेरे मुख की वाणी तेरे कानों को अमृत जगाती है, वाह क्या आनंद। माँ मेरी माँ यदि उदासी तुम्हारे चेहरे पर आती है, मेरे नयन भी आंसुओं से भर आते हैं। यहाँ तो खेल उल्टा है, यहाँ तो जननी जन्मभूमिष्य को भुला दिया गया है और सत्ता को सब चीज मान लिया गया है। और इसी राजनीतिक सत्ता के राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा ये पहली बार खुले तौर पर है कि राजनीतिक हत्याओं की लिस्ट पढ़ी जा रही है, जिससे लोगों की भावनाओं का ज्वार उफान पड़ ले। और ये कोई नहीं पढ़ रहे हैं, देश के गृहमंत्री पढ़ रहे हैं। हमले बीजेपी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष की काफिले पर हो रहे हैं। जो सुरक्षा में मौजूद इस देश के नौकरशाह, सबसे बड़ी नौकरशाह, वरिष्ठ नौकरशाह आईएएस हैं, वह नहीं रक्षा कर पा रहे हैं तो उनको दंड स्वरूप दिल्ली बुलाया जा रहा है। राज्य कह रहा है इन्हें नहीं भेजेंगे, जो करना है कर लीजिए, और वो अपने मुख्य सचिव को नहीं भेजता है, डीजीपी को भी नहीं भेजता है। टकराव इस हद तक है, या फिर सत्ता अपने पास रहे इसका गुमान हर किसी के भीतर भरा हुआ है, और बंगाल की लड़ाई शायद उसी दिशा में जा चुकी है, उसी दिशा में ले जाना चाहती है हर किसी को, पूरे देश को। तो लोकतंत्र क्या खून में समाया हुआ है? लोकतंत्र क्या सत्ता और संवैधानिक अधिकारों को हथेली में दबोचकर अपनी कुर्सी बरकरार रखने का खेल है? तो फिर इस देश में लोकतंत्र के लिए वोट क्या मायने रखता है? सोचिए जरूर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।